बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, हम लोगों ने सेकंड ईयर बायोलॉजी में तकरीबन कोई 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने बच्चों हाफ से ज़्यादा चैप्टर को कवर किया। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया था। और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में बच्चों हम लोगों ने बैक्टीरिया को, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को डिस्कस किया। तो आज हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में मैंने कोई 6 से 7 मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक, कि ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है। बच्चों, ट्रांस का मतलब चेंज होता है और जेनिक का मतलब जीन होता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो, वो एनिमल हो, वो बैक्टीरिया हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका डीएनए मटेरियल चेंज हो, जिसका डीएनए हमने मॉडिफाई किया हो अपनी आसानी के लिए, अपने मकसद की चीज़ों को बनाने के लिए, तो उस चीज़ को ट्रांसजेनिक बोलते हैं। तो आज हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये एक प्लांट है, अभी आपने सिर्फ इतनी चीज़ को देखना है, ये वाली चीज़ को। ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसकी ये रूट है, ये शूट है, ये ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस पे लगे हुए हैं लीव्स। तो इन लीव्स में होती तो वेन्स हैं, लेकिन ये लीव्स बने सेल के होते हैं और सेल में मौजूद होता है डीएनए। तो डीएनए को समझाने के लिए, क्योंकि हमारा जो बच्चों कंसर्न है वो डीएनए के साथ है, तो इस लीफ में मैंने बनाया एक डीएनए। तो ये डीएनए कौन सा डीएनए है? ये डीएनए बच्चों एक नॉर्मल जीन है, एक नॉर्मल डीएनए है। और इस नॉर्मल डीएनए का मतलब क्या है कि बच्चों, जब इस पर ये इंसेक्ट बनाया है, जब इस पर इंसेक्ट अटैक करेगा तो इंसेक्ट के पास होता है टॉक्सिक केमिकल। तो जब इंसेक्ट अटैक करेगा और इस प्लांट को टॉक्सिक मटेरियल देगा, तो इस प्लांट में ऐसा डीएनए नहीं है जो इंसेक्ट के टॉक्सिन के खिलाफ एंटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर सके। तो फिर कैन नॉट प्रोड्यूस एंटी टॉक्सिन अगेंस्ट इंसेक्ट। जब बच्चों इंसेक्ट अटैक करे और प्लांट के पास ऐसा डीएनए ना हो, ऐसा डीएनए ना हो जो एंटी टॉक्सिन प्रोटीन्स को बना सके, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? इट प्लांट्स विल बी डाई, इस प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पर हम लोगों ने एक प्लांट लिया, उसमें ऐसा डीएनए था जो एंटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करवा सकता था। लाइक ये डीएनए बच्चों, ये डीएनए इट्स अ रेजिस्टेंट डीएनए। रेजिस्टेंट डीएनए का मतलब क्या है? इसमें एंटी टॉक्सिन जीन है, यानी इसमें बैक्टीरिया के टॉक्सिक इफेक्ट्स के अगेंस्ट एंटी टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करवाने की सलाहियत इस प्लांट में है। इस प्लांट पे अगर इंसेक्ट आएगा तो इस इंसेक्ट के अटैक की वजह से ये प्लांट डेड नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एंटीटॉक्सिन है। और इस पे आएगा तो प्लांट डेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस डीएनए को, जो नॉर्मल डीएनए था, इसको निकाला सेल के बाहर, निकाल के इस रेजिस्टेंट डीएनए का छोटा सा हम लोगों ने पीस लिया, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की वजह से लेके इसमें इंसर्ट किया। क्या किया जी? इसमें इंसर्ट किया। लाइक ये एक फ्लावर लिखा हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंट जीन है और इसके साथ बच्चों ये नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल जीन है, ठीक है, ये नॉर्मल जीन है। अब ये डीएनए अगर देखो तो इस डीएनए में ये नॉर्मल जीन भी मौजूद है और हम लोगों ने जो रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करवाने वाला, जो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करवाने वाला जीन है, वो इसमें इंसर्ट किया। अब क्या होगा? ये लीफ या फिर ये प्लांट जिसमें ट्रांसजेनिक डीएनए है, मतलब इसमें ऐसा डीएनए मौजूद है जो इंसेक्ट के खिलाफ एंटीटॉक्सिन को प्रोड्यूस करवा सके, कैन प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन। जब यहाँ पर इंसेक्ट अटैक करेगा तो बच्चों ये प्लांट जो है, इसकी डेथ वाकई नहीं होगी, बल्कि ये प्लांट अलाइव रहेगा, ये जिंदा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स with modified DNA with changed DNA is called transgenic plant। तो बच्चों,
एक प्लांट के सेल के अंदर डीएनए को इंसर्ट करना कोई आसान काम नहीं है। इट्स नॉट इजी टारगेट टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लांट सेल के बाहर एक चीज होती है, एक चीज होती है, उस चीज का नाम क्या है? इट्स अ सेल वॉल। प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है। तो बच्चों सेल वॉल अगर आप लोगों के जहन में हो तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इजीली हम फॉरेन डीएनए इसके अंदर इंसर्ट नहीं करवा सकते, जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया में करवाया, जैसे हम लोग प्लांट सेल, एनिमल सेल में आगे देखेंगे करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने के लिए बच्चों पहले प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव करना होगा। सेल वॉल को रिमूव करना होगा तो बच्चों उस टेक्निक को जिसमें हम लोग सेल वॉल को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फॉर्मेशन। प्रोटोप्लास्ट फॉर्मेशन इज द रिमूवल ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो प्लांट का सेल सेल वॉल के बगैर बच्चों प्रोटोप्लास्ट है, मतलब पूरा प्लांट का सेल हो और उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन हो लेकिन सेल वॉल ना हो बच्चों, वो प्रोटोप्लास्ट होता है। तो कैसे रिमूव करवाई जा सकती है सेल वॉल? बच्चों सेल वॉल ये एक प्लांट सेल है, ये ग्रीन से मैंने शो करवाया है, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन। और ये जो ब्लैक है इट्स अ सेल, शाबाश, इट्स अ सेल वॉल। ये सेल वॉल है, इसको रिमूव करवाना है। बच्चों फर्स्ट ईयर के बच्चे हो आप लोग, आप ये बताओ कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था सेल वॉल को, ये किस चीज की बनी होती है? शाबाश। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट थिंग? इट्स अ सेल्यूलोज। तो ये प्लांट सेल में मौजूद सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है। कौन सा होता है? सेलुलेज। शाबाश, ठीक पहुंचे। तो प्लांट की सेल वॉल के बाहर सेलुलोज है, एक एंजाइम जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है सेलुलोज को, उसका नाम सेलुलेज है। वो सेलुलेज की मदद से हम खास किस्म के ऑपरेटर्स में इस सेल वॉल को रिमूव करवाते हैं। तो अब बच्चों ये प्लांट सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, जिसमें ये वैक्यूल होता है बड़ा सा और डीएनए है, ये वाला सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है इट्स अ प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो बच्चों अब प्रोटोप्लास्ट तो बन गया, हमारा मकसद है प्रोटोप्लास्ट के अंदर डीएनए को दाखिल करना। वो कैसे होता है? तो बच्चों ये स्टेप नंबर 1 था जिसमें प्लांट सेल है। स्टेप नंबर 2 में मैंने लिखा कि ये सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद 4th में लिखा इसको किस तरह से रिमूव करवाया जाता है। इसको रिमूव करवाया जाता है बच्चों सेलुलेज एंजाइम की मदद से, और फिर प्रोटोप्लास्ट बनाया जाता है। 5th स्टेप के बाद हम 6th स्टेप की तरफ देखेंगे कि किस तरह से अब हम इसमें डीएनए को इंसर्ट करेंगे। ये हमारे पास बीकर है बच्चों, इस बीकर में हम लोगों ने लिक्विड लिया हुआ है नीले रंग का, इट्स अ लिक्विड, पानी हो सकता है। हम लोगों ने बीकर में लिक्विड लिया और लिक्विड में एक फॉरेन डीएनए ये रखा हुआ है, ठीक है, इट्स अ फॉरेन। बच्चों फॉरेन डीएनए मतलब कोई दूसरे सोर्स से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कह लो सिंपल लफ्जों में। तो ये बच्चों फॉरेन डीएनए है, ये प्लांट सेल भी इसमें रखा, ये लिक्विड भी है, ठीक है। ये प्लांट सेल का ये जो ग्रीन सा छोटा सा हिस्सा दिखाया है ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, डीएनए है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सीएम लिखा जगह थोड़ी है, सेल मेम्ब्रेन है। तो अब हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिक करंट देना है, ये नीचे बैटरी लगाई है, क्या देना है? इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट देने से इस सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से सुराख होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे से सुराख, लाइक ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन फट गई है, छोटे छोटे से सुराख हो जाते हैं, और सुराख जब होते हैं तो ये फॉरेन डीएनए इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है, लाइक दिस वन। ये फॉरेन डीएनए जब इसके अंदर बच्चों दाखिल होगा, दाखिल होने के बाद ये जो सुराख बने हैं ये सुराख अपने आप बंद हो जाते हैं, इनको बोलते हैं सेल्फ सीलिंग पोर्स।
सेल्फ सीलिंग पोर्स, यानी कि ये पोर्स, ये सुराख खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। और बंद होने के बाद अब इस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ ये डीएनए नहीं होगा, बल्कि रेड कलर का डीएनए भी होगा, फॉरेन डीएनए भी होगा। अगर आप नेक्स्ट देखो तो ऐसा प्लांट सेल जिसमें बच्चों ये ओरिजिनल डीएनए है और इसके साथ फॉरेन डीएनए है, इस प्लांट सेल को कहा जाएगा इट्स अ ट्रांसजेनिक प्लांट सेल। और फिर बच्चों इस सेल से आप लोग जितनी मर्जी किस्म का प्लांट्स बना सकते हो, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट होगा जिस चीज़ का। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने ऐसा जीन इंटरेस्ट इंसर्ट किया जो खुराक बढ़ाए, प्लांट की पैदावार बढ़ाए, तो ये पैदावार को बढ़ा देगा। आप लोगों ने ये ऐसा जीन इंसर्ट किया है जो इंसेक्ट के खिलाफ एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करे, तो बच्चों ये इंसेक्ट के खिलाफ एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। जो आपका पर्पस होगा ये उसके मुताबिक काम करेगा। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स कर ली हैं बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। सबसे पहली अचीवमेंट हमारी है रेजिस्टेंट कल्टीवर्स। बच्चों रेजिस्टेंट किस चीज को बोलते हैं? रेजिस्टेंट बोलते हैं किसी चीज के अगेंस्ट लड़ना। ठीक है, ये तो पता होगा आपको, किसी चीज के अगेंस्ट फाइट करना, इट्स अ रेजिस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया डिजीज काज करता है, आप लोग लेते हो एंटीबायोटिक, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, पढ़ लेना। आप लोग लेते हो एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को मारना, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम मिस यूज करेंगे तो एंटीबायोटिक की वजह से बैक्टीरिया मरते नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ जाती है। यानी बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के बावजूद जिंदा रहते हैं, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? यहां पर यह लगेगा कि अगर इंसेक्ट आके प्लांट पे अटैक करे, अपना टॉक्सिक इफेक्ट्स दे, तो प्लांट मरेगा नहीं, बल्कि प्लांट उसके खिलाफ एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है ये प्लांट रेजिस्ट कर रहा है इंसेक्ट को। तो रेजिस्टेंट किसी चीज के अगेंस्ट फाइट करना, और कल्टीवर बच्चों प्लांट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फिर इंसेक्ट के अगेंस्ट फाइट करने वाले प्लांट्स बच्चों रेजिस्टेंट कल्टीवर्स। अब तक कॉटन, कॉर्न, पोटैटो, इनको ट्रांसजेनिक बना लिया गया है, यानी ये रेजिस्टेंट शो करती हैं पेस्ट के अगेंस्ट, ये पेस्ट के खिलाफ लड़ती हैं, और इनकी बहुत सारी स्ट्रेन्स मार्केट में अवेलेबल है। बच्चों स्ट्रेन्स को लफ्ज़ जब सुनते हो स्ट्रेन का तो परेशान नहीं होना। स्ट्रेन टाइप होती है, क्या होती है? टाइप होती है, एक किस्म होती है। यानी कि पोटैटो की एक किस्म जो रेजिस्टेंट नहीं है वो एक किस्म है, पोटैटो की एक दूसरी स्ट्रेन जो रेजिस्टेंट है इंसेक्ट को वो अनदर स्ट्रेन है। पोटैटो की एक ऐसी किस्म जो बच्चों पेस्ट को रेजिस्टेंस है, लेकिन वो इंसेक्टिसाइड को, फंगीसाइड को रेजिस्टेंट नहीं है, तो वो उसकी एक अलग एक टाइप है, किस्म है। तो ये मुख्तलिफ इकसाम को, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुख्तलिफ इकसाम को बच्चों स्ट्रेन्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये कॉटन, ये एमसीक्यू भी है, ठीक है, कॉटन, कॉर्न और पोटैटो की रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बनाई जा चुकी हैं। ये रेजिस्टेंस किसके खिलाफ शो करती हैं? पेस्ट के खिलाफ। और इसके अलावा सोयाबीन बनाई जा चुकी है रेजिस्टेंट, ये किसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती है? ये हर्बिसाइड के खिलाफ। ठीक है, ये एमसीक्यू बन जाता है कि सोयाबीन शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट या फिर हर्बिसाइड, आपने लिखना है हर्बिसाइड। तो बच्चों कॉटन और कॉर्न, ये कॉटन और कॉर्न ये दो ऐसी चीजें हैं कि ये ट्रांसजेनिक बनाई गई हैं। ये दोनों ट्रांसजेनिक पेस्ट के हवाले से भी रेजिस्ट करती हैं, ये बच्चों हर्बिसाइड के हवाले से भी रेजिस्ट करती हैं। यानी इनकी स्ट्रेन्स बनाई गई हैं, पेस्ट अटैक करेगा तो भी ये रेजिस्ट करेंगी, यानी कि जिंदा रहेंगी, हर्बिसाइड अटैक करेगा तो भी ये जिंदा रहेंगी। ये दोनों, इसके मुकाबले में पोटैटो की जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, अगर तो पेस्ट अटैक करेगा तो पोटैटो वाला प्लांट जिंदा रहेगा, लेकिन अगर इसी पोटैटो को हम हर्बिसाइड देंगे तो ये मर जाएगा, चाहे ये रेजिस्टेंट हो। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, तो बच्चों 1999 में, ठीक है, 70 मिलियन एकड़ लिखा हुआ है, 70 मिलियन एकड़
ज़मीन, उसमें ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डेवलप करवाया जा चुका है, 70 मिलियन एकड़। और कहा यह जाता है कि आइंदा आने वाले जो 15 ईयर्स हैं या 5 ईयर लिखा होगा, उसमें ये तादाद ट्रिपल हो सकती है, यानी कि 7 3 बार 21, 210 मिलियन एकड़ में ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को हम ग्रो करवाएंगे, ये लिखा हुआ है आपकी बुक की रीडिंग के मुताबिक। ये भी एमसीक्यू है, आपने याद रखना है। तो बच्चों, इतनी ज़्यादा जब प्लांट होगा, यानी कि 210 मिलियन एकड़ होगा, और ये होगा कहाँ पे बच्चों? ये उस ज़मीन पे नहीं होगा जहाँ पे ऑलरेडी प्लांट प्रेजेंट है बच्चों, ये उस ज़मीन पर होगा जहाँ पर पहले कोई चीज़ नहीं है। लाइक आप लोगों ने पढ़ा था कि ज़मीन को अगर देखा जाए तो बच्चों 70% वाटर है और 11% अंडर कल्टीवेशन है, यानी कि 11% ज़मीन को हम लोग जो है वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और बाकी ज़मीन बंजर है। तो बच्चों, वो जो बंजर ज़मीन है ना, उस पर ये 210 मिलियन एकड़ वाली जो मैं आपको रीडिंग बता रहा हूँ, उस पर हम लोग इंशाल्लाह रेजिस्टेंट वैरायटीज़ की मदद से प्लांट को ग्रो करने में कामयाब होंगे। और बच्चों, इट्स अ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हर तरफ ग्रीनरी होगी तो एग्री बिजनेसेस कंपनीज को, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, उनको बिजनेस का एक मौका मिलेगा। बच्चों, आप लोगों यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जितनी कह लो आप उतनी कम है। लिखा क्या हुआ है बच्चों, अगर आप लोग इस बुक को देखो तो ये बुक 1997 1998 की है, यानी कि आप लोगों के पैदा होने से भी पहले की है। उस वक़्त लिखा गया था कि 1960 से जब से ये काम शुरू हुआ है ट्रांसजेनिक का, 2020 तक इन्होंने कहा कि 2020 तक जो ग्लोबल डिमांड है वीट की, राइस की, वो मिलना शुरू हो जाएगी। नहीं समझे आप लोग? मतलब बच्चों, उस वक़्त बहुत कम उस वक़्त वीट थी, बहुत कम राइस थे, और ऐसी अब रेजिस्टेंट कल्टीवर्स बना लिए गए हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा पैदावार, बहुत ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन वाली वीट, राइस, मीट वगैरह मिल रहे हैं। तो ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन है एग्री बिजनेसेस का। तो डेवलपमेंट ऑफ दीज हाई यील्ड कल्टीवेशन प्लांट्स, यही बेसिकली क्या है? इट्स अ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो बच्चों, इसके अलावा दूसरी एफिशिएंसी क्या है? इसके अलावा दूसरी एफिशिएंसी ये है कि स्टोमेटा की कार्बन डाइऑक्साइड लेने की एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। बच्चों, अब ये वाला जो टॉपिक होगा ना, ये पॉइंट हिट करेगा आपके चैप्टर नंबर 13 को, जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था। जिसका तो वो चैप्टर मजबूत होगा वो इस चीज़ को पिक करेगा, और जिसका मजबूत नहीं होगा बच्चों, वो ऐसे ही समझेगा कि पता नहीं ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है। तो बच्चों, स्टोमेटल एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना। बच्चों, ये बताओ कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता कैसे है? पहले तो ये पता होना चाहिए। बच्चों, ये प्लांट है और ये लीफ है। लीफ के ये जो छोटे, ये नीचे वाले हिस्से होते हैं ना, ज़्यादातर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं स्टोमेटा। और अगर मैं बड़ा करके दिखा सकूं तो मैंने ये बनाया हुआ है बच्चों, ये भी लीफ का सेल है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी लीफ का सेल है। इन दोनों सेल के दरमियान एक छोटी सी स्पेस है, इसको बोलते हैं स्टोमा। एक हो तो स्टोमा, चूंकि ये एक नहीं होते, काफ़ी सारे होते हैं, तो इसलिए इनको स्टोमेटा बोला जाता है। तो इन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? इन स्टोमेटा का फंक्शन होता है इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ये वाटर को बाहर निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर प्लांट क्या करता है बच्चों? इंजॉय करता है, यानी वो ग्लूकोज बनाता है, अपनी फूड बनाता है। अब यहाँ पर स्टोमेटा, ये वाला जो स्टोमेटा है, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेने से ज़्यादा ग्लूकोज बने। तो बच्चों, ये एक बनाया हुआ है मैंने स्ट्रक्चर। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? शाबाश, ठीक समझा आप लोगों ने। इट्स अ क्लोरोप्लास्ट। इट्स अ
क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, प्लास्टिड वाला चैप्टर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में बच्चों इट्स अ थैलाकॉइड। थैलाकॉइड में ये जो फ्लूइड होता है इसको आप स्ट्रोमा बोलते हो, ठीक है। इस स्ट्रोमा में ही बेसिकली फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो बच्चों जैसे ही प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड चले गई इसके अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी इसके अंदर, और एक साइकिल स्टार्ट हो गया जिसको आप लोगों ने पढ़ा था केल्विन साइकिल, और डार्क साइकिल नहीं पढ़ा था। तो बच्चों ये केल्विन साइकिल क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एक एंजाइम है RUBP, RUBP इसको बोलते हैं, इट्स अ राइबुलोस बिसफॉस्फेट, राइबुलोस बिसफॉस्फेट ये एक एंजाइम है। तो राइबुलोस बिसफॉस्फेट, व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द क्लोरोप्लास्ट, द RUBP enzyme combines with carbon dioxide and form 3 carbon compound, and at the end this carbon dioxide converted into carbohydrates यानी कि ग्लूकोज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें किस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा करनी है तो बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले इंटर होके मिली किससे, RUBP पे, ये एंजाइम में। तो हम लोगों ने स्टोमेटा की कार्बन डाइऑक्साइड की एफिशिएंसी को जब चेंज किया, उसके लिए हमें RUBP इस एंजाइम में अल्ट्रेशन करना पड़ी, इस एंजाइम में चेंज करना पड़ी, रुबिस्को अल्ट्रेशन करना पड़ी, ताकि ये ऐसा एंजाइम बना दें कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को 2 मिनट में कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, तो हम RUBP की एफिशिएंसी को इतना बढ़ा दें कि ये वही 2 मिनट वाला काम 2 सेकंड में करे। तो बच्चों स्टोमेटा की कार्बन डाइऑक्साइड की एफिशिएंसी को तेज़ करना मतलब उसमें मौजूद ये जो RUBP एंजाइम है इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना। इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचने के बाद उसको जल्दी जल्दी से कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता रहे। तो बच्चों इट्स अ स्टोमेटल एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक इंक्रीज एंड RUBP अल्ट्रेशन। तो बच्चों इसके अलावा दूसरी एक एग्जांपल, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्साइलेज। तो कार्बोक्साइलेज ये भी आपके चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। जिस तरह RUBP एंजाइम है, कार्बोक्साइलेज भी एंजाइम है, और ये कार्बोक्साइलेज C3 प्लांट्स में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, C3 प्लांट्स में। तो बच्चों C3 प्लांट्स में जब ये वर्क करता है तो C4 प्लांट में ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर सकता, लेकिन C4 प्लांट्स जो होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। अब ये C3 क्या है, C4 क्या है, ये सोचो और परेशान हो वो बच्चों। ये बेसिकली क्या है, इसके लिए फिर चैप्टर नंबर 13 पे बच्चों आप लोग जब जाओगे, वहाँ पर चैप्टर नंबर 11 पे बायो एनर्जेटिक्स वाले पे, वहाँ पे आप लोग देखोगे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि C3 प्लांट्स क्या है, कि C3 प्लांट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती हैं, RUBP के साथ मिलती है, इससे 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, पायरोवेट है, फिनोल पायरोवेट है। तो इसी तरह C4 में जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है तो वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाती है, उसको बोलते हैं C4 प्लांट। तो आमतौर पर ये जो राइस होता है ना, चावल, बच्चों ये C3 प्लांट है, ठीक है, लेकिन C4 इसको बनाया गया। जापान का एक साइंटिस्ट ग्रुप है, उन्होंने C4 साइकिल इंट्रोड्यूस करवा दिया राइस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो। तो एक मसला था, C4 प्लांट अवॉइड इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्साइलेज। तो C4 साइकिल क्या करता है, ये अवॉइड इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्साइलेज। ये कार्बोक्साइलेज की जो इनएफिशिएंसी होती है, मैंने पहले बताया कि कार्बोक्साइलेज जो है वो C3 प्लांट्स में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। तो यही राइस जब C4 प्लांट बन जाएगा तो इसमें जो कार्बोक्साइलेज होगा वो एफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है, अवॉइड इनएफिशिएंसी, यानी कि वो इनएफिशिएंसी से बचेगा और अपटेक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुराक बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन हो और ग्लोबल मीट मिले। उसके अलावा वो जो हम लोगों ने
डेवलपमेंट की है ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन। पॉलीथीन मतलब ये जो शॉपर्स वगैरह होती है ना बच्चों, हम लोग यूज़ करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मसला ओवर पॉपुलेशन का ही है। सबसे ज़्यादा बच्चों की पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होने की वजह से जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। यानी कि जो हम लोग बैग्स इस्तेमाल करते हैं पॉलीथीन्स के, जो शॉपर्स हम लोग, ठीक है, शॉपर्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इन शॉपर्स को बच्चों जब ये इन्वायरमेंट में चले जाते हैं ना, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यानी कि ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं, और ये सेंचुरीज यहाँ पर एग्जिस्ट करते रहते हैं, ठीक है। यानी आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस हुआ हो तो बच्चों, कभी ज़मीन के अंदर शापर को दफन करना, पॉलीथीन को, और फिर उसको कोई 20 साल बाद निकालना, वो फिर भी निकलेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो गल सड़ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम किस तरह से ऐसे बैग्स बनाएं, ऐसे शॉपर्स बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हों। मतलब जब वो ज़मीन के अंदर जाएं तो वो टूट फूट का शिकार हों, उनको बैक्टीरिया, उनको फंजाई, उनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स तोड़ फोड़ दें, ठीक है। तो इस पे रिसर्च जारी थी, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको भी एक पॉसिबल वे में बयान करने की कोशिश की। तो बच्चों, इसके लिए एक जड़ी बूटी का इंतखाब किया गया। चूंकि हम ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ रहे हैं ना, तो एक जड़ी बूटी का इंतखाब किया गया। उस जड़ी बूटी का नाम था माउस ईयर क्रेस। माउस ईयर क्रेस इस जड़ी बूटी का नाम था। यानी कि माउस, चूहा, ईयर, कान। तो इसके ये जो पत्ते आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये जो पत्ते देख सकते हो, ये इस तरह के हैं जिस तरह के माउस के ईयर्स होते हैं। जिस तरह के माउस के ईयर्स होते हैं, तो इसलिए इसको माउस ईयर क्रेस बोला जाए। तो ये माउस ईयर क्रेस ने बच्चों, जो पॉलीथीन बैग्स थे, वो मैंने ये बताया कि मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, उनको कंट्रोल करना है। हाउ? हाउ? बाय यूजिंग ऑफ दीज जड़ी बूटी, दीज माउस ईयर क्रेस वीड। तो बच्चों, एक माउस ईयर वेस को मैंने बड़ा सा करके आपको यहाँ पे दिखाया है समझाने के लिए। होता क्या है बच्चों, हम लोगों ने एक ऐसा डीएनए इंसर्ट किया, ऐसा ये वाला डीएनए इंसर्ट किया इनके प्लांट सेल के अंदर, जो ग्रैन्यूल्स बनाए। क्या बनाए? ग्रैन्यूल्स बनाए। और इन ग्रैन्यूल्स में, ये जो ग्रैन्यूल्स बने हैं, ये ग्रैन्यूल्स हैं। इन ग्रैन्यूल्स में जो इस जड़ी बूटी में बनाए गए हैं, इनमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला काफ़ी लंबा है, वो अभी आप लोग ना सीखो और आपकी कोर्स का हिस्सा भी नहीं है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो एक कंपाउंड है, ये प्रोड्यूस करता है पॉलीथीन बैग्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है पॉलीथीन कंपाउंड। तो इस पॉलीथीन कंपाउंड से हम लोग बैग्स बनाएं, लेकिन वो बैग्स क्या हो सकते हैं? दीज आर द बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल से मतलब ये होगा कि वो हमारे इन्वायरमेंट को बच्चों पल्यूट नहीं करेंगे। इस तरह से हमें शॉपर्स भी, बैग्स भी मिलेंगे और हमारा इन्वायरमेंट भी पल्यूट नहीं होगा। उसके बाद मेडिसिन फॉर्मेशन है। मेडिसिन फॉर्मेशन में बच्चों ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया गया है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है? शाबाश, सोमेटो, क्या है उसका नाम? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन बच्चों, ये ग्रोथ हार्मोन का नाम है। इसको भी अभी ट्रांसजेनिक प्लांट के ज़रिए से बनाया गया है। और इसके अलावा लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस की थी बैक्टीरिया में, उस वक़्त आप लोग परेशान हुए होंगे कि दो फैक्टर सर ने नहीं बताए, एक प्लाज्मिनोजिन था और एक हीमोफीलिया फैक्टर 7 था। तो बच्चों, वो इस टॉपिक के लिए था, इसलिए मैंने आप लोगों को वहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब, ये क्लॉट का मतलब होता है जमना, ठीक है। क्लॉट का मतलब जमना। जैसे हमारे ब्लड क्लॉटिंग होती है तो खून जमना शुरू हो जाता है। तो प्लाज्मिनोजिन और हीमोफीलिया फैक्टर 7, इनको ट्रांसजेनिक प्लांट की मदद से प्रिपेयर किया गया है। बच्चों, ये प्लाज्मिनोजिन जो होता है ना, ये प्रिवेंट करता है क्लॉट को, प्रिवेंट करता है क्लॉट फॉर्मेशन को। यानी कि अगर वेसल्स हैं उनमें अगर ब्लड जम जाए तो बच्चों कन्वर्जन्स होती हैं, यानी कि दौरे पड़ते हैं और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो प्लाज्मिनोजिन एक ऐसी प्रोटीन है, ऐसा फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम द ब्लड क्लॉटिंग। तो हीमोफीलिया फैक्टर 7 ये इसके अगेंस्ट काम करता है। इसकी वजह से हीमोफीलिया फैक्टर 7 परफॉर्म ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या काम करता है?
ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम बच्चों इसलिए करता है, हीमोफीलिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो रसना शुरू हो जाता है बॉडी से भी, दूसरी साइड से भी। तो हीमोफीलिया फैक्टर 7 हमने बनाया, वो उस बीमारी से बचाता है, वो परफॉर्म करता है ब्लड क्लॉटिंग को, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देता है, ताकि वो पेशेंट्स जिनका ब्लड बहुत जल्दी से निकलता रहता है किसी बीमारी की वजह से, तो वो ब्लड क्लॉट हो जाए। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स को इस्तेमाल करके बनाया। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ भी हैं। जैसे बच्चों बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, हो सकता है आप में से भी ऐसे हों जिनको मेडिसिन से नफ़रत हो, वो नहीं खाते, तो इनको ऐसे बंदों को बच्चों फूड के ज़रिए से मेडिसिन दी जाती है। ये क्या सर, फूड के ज़रिए से मेडिसिन? जी बच्चे, फूड, कॉर्न एक फूड है, मकई। इस मकई में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लगाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मतलब इनमें ऐसा जीन इंसर्ट किया जाता है जिसमें मेडिसिन मौजूद होती है। तो ये कॉर्न के अंदर जीन इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम कॉर्न है। और ये कॉर्न हम पेशेंट को देते हैं, पेशेंट इसको खाता है, जिसमें ट्यूमर्स होते हैं। तो ट्यूमर्स बच्चों जब वो कॉर्न खा ली जाती है तो कॉर्न्स में मौजूद जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, कॉर्न डिलीवर रेडियस एक्टिव आइसोटोप्स टू ट्यूमर सेल्स। तो ट्यूमर सेल्स इस तरह से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके जो पेशेंट होता है बच्चों, वो क्या होता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, वो मरीज नहीं रहता। इसी तरह सोयाबीन को यूज़ किया गया है अगेंस्ट जेनिटल हर्ब्स। जेनिटल हर्ब्स बच्चों एक वायरल डिजीज़ है। क्या है? एक वायरल डिजीज़ है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। उस वायरस का नाम है हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस उसका नाम है, जिसके ज़रिए से जेनिटल हर्ब्स बीमारी होती है। तो बच्चों हम लोगों ने ट्रांसजेनिक प्लांट सोयाबीन को इस्तेमाल करके इस जेनिटल हर्ब्स यानी कि इस वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीन को तैयार कर लिया है। अब प्लांट से ली गई वैक्सीन में बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये इनएक्सपेंसिव होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती, और ये कंटेमिनेटेड भी नहीं होती, यानी कि ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।